फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और हाजिर हो चुके होंगे इस प्यारे से सेशन में, इस प्यारी सी वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी के डिमांड पर ही हमने ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट किया है, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर स्टार्ट किया है। तो इसका चैप्टर ओवरव्यू हो चुका है, यानी कि भाई मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस चैप्टर में हम कौन कौन सी चीज़ें कवर करने वाले हैं। आज उसी को थोड़ा सा एडवांस लेकर जाऊंगी मैं, और आज मैं आपको एक छोटू सा इंट्रोडक्शन दूंगी, छोटू सा है, बहुत बड़ा नहीं, और साथ ही साथ में ग्रेविटेशन के बारे में बताऊंगी। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आज का सेशन होने वाला है। एंड तक बने रहिएगा। और इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आपको हमारे चैनल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ, इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। यदि आप क्लास 6 से लेकर 12th में किसी भी क्लास में है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है और ना ही किसी तरह की कोई पेमेंट करनी है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भाई हमारे चैनल पर जितनी भी क्लासेस होती हैं भाई, वो सब अरेंज फॉर्मेट में होती है, जहाँ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल हम लेकर चलते हैं और आपके सारे डाउट करते हैं सॉल्व। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि हम 5 स्टेट बोर्ड्स कवर कराते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड। ओके, और अब बात आती है कि मैम एक बात बताइए, जो आप हमें पढ़ा रही हैं और जो आप हमें पढ़ा चुके हैं, इन सब के नोट्स कहाँ से मिलेंगे? भाई इन सब के नोट्स के लिंक आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप ई नोट्स और ई बुक सब कुछ अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बाकी हमारा एक इंग्लिश मीडियम चैनल भी है जहाँ आप इंग्लिश में स्टडी कर सकते हैं। बात कुछ ऐसी है, ग्रेविटेशन भाई मुझे तो बड़ा प्यारा सा अच्छा सा चैप्टर ये लगता है, आपको भी लगेगा अगर अब तक नहीं लगता रहा होगा तो। खैर अभी तक आप इस लेवल पे गए ही नहीं होंगे, क्योंकि आपको इसके पहले 8th तक इतना कुछ ऑब्वियसली नहीं मिला होगा, है ना। क्लासेस के अकॉर्डिंग ही तो चैप्टर्स होते हैं। आपको ये क्लास 9th में मिला है, देखना 10th में नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन इसके नॉलेज होना चाहिए, ताकि इससे रिलेटेड कोई दूसरा चैप्टर आए तो हमें कम से कम इसका बेसिक तो पता हो ना। ठीक है, तो सुनो, हमने वस्तुओं की गति के बारे में तथा बल को गति के कारक के रूप में अध्ययन किया है। बल्कि बल को गति के कारक के रूप में, बिल्कुल सही बोला, हम ये ऑलरेडी स्टडी करके बैठ चुके हैं। हम जान चुके हैं भाई कि गति क्या होती है ना। हम जान चुके हैं ये मोशन क्या होता है ना। ये फोर्स यानी कि बल क्या होता है, हम सारी चीजें अच्छे से पढ़ चुके हैं। फिजिक्स के चैप्टर में हमने ये सब पढ़ा है। हमने सीखा है कि किसी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। फोर्स तो अप्लाइड होता ही होता है। हमने क्या जाना है कि अगर किसी वस्तु की चाल या फिर उसकी गति की दिशा बदलनी है तो इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? बल यानी कि फोर्स की आवश्यकता होगी। हम सदैव देखते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊंचाई से बेटा गिराया जाता है तो वह पृथ्वी की ओर गिरती है। आपने कभी नोटिस किया है कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को छोड़ूंगी तो ये पृथ्वी की तरफ ही जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने क्या देखा, अगर किसी वस्तु को खिसकाने की बात या हिलाने की बात आती है ना, तो वस्तु की चाल या उसकी दिशा में हम बदलाव करके उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? उसके स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए हमें फोर्स चाहिए। अब बात आती है कि हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, वो छोड़ते हैं तो सीधे कहाँ गिरता है? धरती की तरफ। कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हमने ऑब्जेक्ट छोड़ा तो वो या तो लेफ्ट में गिरा, राइट में गिरा, है ना, बिल्कुल डायरेक्शन चेंज, या फिर ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ क्यों नहीं गिरता कि मैं छोड़ूं और ये ऊपर चला जाए? तो ये ग्रेविटेशन के कारण होता है ना। हम जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं बेटा? चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है। इन सभी अवस्थाओं में वस्तुओं पर, ग्रहों पर तथा चंद्रमा पर लगने वाला कोई बल अवश्य ही होना चाहिए, और होता भी है। इन सभी अवस्थाओं में एक बल तो काम कर ही रहा है, समझे। आइजक न्यूटन इस तथ्य को समझ गए थे कि इन सभी के लिए एक ही बल उत्तरदायी है, और इस बल को ही हम क्या बोलते हैं भाई? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेविटेशनल, क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यही हमें क्या बताता है? यही हमें बताता है कि बेटा जो एक ऑब्जेक्ट होता है ना, वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है बेटा?
अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित करने की कोशिश करता है, और इनके बीच में क्या होती है, कोई ना कोई डिस्टेंस यानी कि दूरी भी होती है। अब मुझे एक बात बताओ, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जैसे ये m1 m2, मतलब समझ रहे हो, ये मास 1 है, कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास होगा, द्रव्यमान होगा। एक और ऑब्जेक्ट है, उसका भी मास, उसका भी तो द्रव्यमान होगा ना। तो मैंने क्या बोला कि भैया ये वस्तु का मास है यानी कि उसका द्रव्यमान है, और ये भी वस्तु का क्या है बेटा, मास है यानी कि उसका क्या होगा, द्रव्यमान होगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक है। सो m1 m2 हमने लिखा कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु अपनी तरफ आकर्षित करती है, बट क्या वो सेम या समान द्रव्यमान की होनी चाहिए क्या बेटा? तो मैम आपसे क्या कहेंगे, नहीं भाई, दोनों का द्रव्यमान समान नहीं होगा। एक का द्रव्यमान दूसरे की तुलना में ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा ना, तभी तो आकर्षण हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्टाइलस को छोड़ती हूं तो भाई ये सीधे धरती की तरफ जाएगा, क्या धरती इसकी तरफ आ सकती है क्या? दोनों के मास में, द्रव्यमान में जमीन और आसमान का अंतर है। तो जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं, ये सीधे गिरेगा धरती की तरफ, और धरती से अपनी ओर क्या कर लेती है, अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित कर लेती है। ऐसे ही दुनिया का कोई ऑब्जेक्ट, एक बड़ी सी बिल्डिंग भी होगी ना बेटा, भले वो 50 मंजिला हो, 100 मंजिला, इतनी ऊंची बाई चांस अगर हो, तो अगर वो भी बाई चांस गिरती है तो वो धरती की तरफ ही गिरेगी, धरती उस पे ना जाके गिर जाएगी, क्योंकि दोनों के मास या द्रव्यमान में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। सो एक ऑब्जेक्ट ही दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित। समझे? तो हमने ये थोड़ी सी कहानी जानी है, थोड़ा सा इसमें आइजक न्यूटन जी ने हेल्प किया था। न्यूटन जी का तो नाम सुना ही होगा आपने, कि भाई पेड़ के नीचे मस्त वो बैठे हुए थे, है ना, आराम से बैठे थे, सेब का पेड़ था, और उनके सर पे क्या गिरा, एप्पल, सेब, और उनने ये सोचा कि ये सेब मेरे सर पर ही क्यों गिरा, ये नीचे ही क्यों गिरा। तो वहां से उन्होंने जो थ्योरी दी ना, बस अब ये मत कहना क्या जरूरत पड़ी थी न्यूटन जी को ये करने की। बेटा अगर वो ये नहीं करते ना, तो आज मैं ये पढ़ा नहीं रही होती, आपके फैमिली में आपके फादर आपके मदर वर्किंग नहीं होते, या कहीं ना कहीं हम जितना आज देश हमारा आगे बढ़ गया वो नहीं पढ़ पाता। भाई एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, बिना इसे पढ़े तो कोई आगे नहीं गया होगा। भाई 9वीं 10वीं तो सबने पास की होगी ना, तो बस इसीलिए ये कितना इंपॉर्टेंट हुआ है कि नहीं है। चलो अब हम ग्रेविटेशन की तरफ आ जाते हैं। छोटू सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ग्रेविटेशन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, है ना। तो होता क्या है भाई, हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, बिल्कुल लगाता है। किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते तो वह कुछ ऊंचाई तक ऊपर पहुंचती है और फिर नीचे की ओर गिरने लगती है। भाई इस स्टाइलस को भी मैंने लिया और अगर मैंने ऊपर फेंका, है ना, मान लेते हैं कि अर्थ का सरफेस है और इस पर एक लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है, और इस लड़के का नाम ऑब्वियसली क्या है भैया, चीकू। इसने लिए अपने हाथ में एक बॉल, इसने ऊपर फेंका। भाई कितना ऊपर फेंक पाएगा, धरती के बाहर थोड़ी ना फेंक देगा, इतना थोड़ी बल लग पाएगा इससे, इतना फोर्स ये नहीं लगा सकता। चाहे चीकू हो, चीकू के पापा जी फोर्स लगाएं या उसके दादाजी लगाएं, चीकू के दोस्त फोर्स लगाएं, इतना ना लगा पाओगे कि ऑब्जेक्ट सीधे अर्थ के बाहर चला जाए। इतना आसान नहीं होता है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और वहां पलायन वेग लागू होगा, इसके वेलोसिटी ऐसे नहीं लग पाएगा भाई, ये समझ रहे हो। बट इसने एक ऑब्जेक्ट लिया, बॉल ली, ऊपर की तरफ फेंका, फिर ये बॉल वापस नीचे की तरफ आ गई, जितनी ऊंचाई तक जा सकती थी उतनी ऊंचाई तक गई, देन वो वापस से नीचे आ गई। हुआ कि नहीं? तो सुनो, किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह कुछ ऊंचाई तक ऊपर पहुंचती है और फिर नीचे की ओर गिरने लगती है। कहते हैं कि जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब उन पर गिरा और सेब के गिरने की क्रिया ने न्यूटन को सोचने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने सोचा कि यदि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है तो क्या चंद्रमा को आकर्षित नहीं कर सकती। भाई देखो, जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें हम ये चैप्टर पढ़ाते हैं, जैसे मान लो कि मैं अभी ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण पढ़ा रही हूँ। सो देखो भांति भांति के स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, उनके थॉट्स, उनके क्वेश्चंस, उनके डाउट निकल रहे होंगे कि अगर ऐसा ऐसा होता तो क्या होता, अगर ऐसा ऐसा होता तो क्या होता। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने सुन लिया, समझ में आ गया, खत्म,
बुद्धि नहीं लगाते, कुछ ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा समझ में आ जाता है, थोड़ा सा रिवीजन करना, तो कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ समझ ही नहीं आता और वो समझना चाहते भी नहीं हैं। अब आप देखो, पहले तो आप किस कैटेगरी में आते हो, मैंने 4 कैटेगरी तो ऐसे ही बता दी। तो मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ भाई कि अगर हम बात कर रहे हैं किसको लेकर, आकर्षण को लेकर, या न्यूटन जी ने ये थॉट्स अपने माइंड में लेकर आए, तो ऐसे तो उस बच्चे के माइंड में भी थॉट्स आ रहे हैं ना जिसे मैं पढ़ा रही हूँ, जो हर बच्चा नहीं सोच पा रहा है, लेकिन वो एक बच्चा सोच रहा है कि अगर ऐसा होता तो मैम फिर क्या होता। कई बार होता है ऐसा क्लास में, कुछ बच्चे जेन्युइनली बहुत अच्छे डाउट पूछते हैं और कुछ बच्चे तो भाई मत ही पूछो, है ना। लेकिन जो एक्चुअल में डाउट पूछते हैं और लगता है कि हाँ अगर ऐसा होता तो क्या होता, तो आप सोचो कि जब ये कोई स्टूडेंट सोच सकता है तो वहाँ न्यूटन जी ने तो कितना ही कुछ सोच लिया होगा, और उन्होंने इस चीज़ को प्रूफ भी किया। फिर समझ पा रहे हो, उन्होंने इस चीज़ को क्या किया भैया, प्रूफ भी किया। तो क्या दोनों स्थितियों में वही बल लग रहा है जो यहाँ पर बात चल रही है, सेब को अपनी ओर आकर्षित करना या चंद्रमा को आकर्षित करना। उन्होंने अनुमान लगाया कि दोनों अवस्थाओं में भैया पहली बात तो सेम ही फोर्स लग रहा है, एक ही प्रकार का बल लग रहा है। बल याद है हमने कहाँ पढ़ा था, न्यूटन के गति के पहले नियम में, न्यूटन के गति के दूसरे नियम में। हमने जाना था न्यूटन के गति के पहले नियम के अनुसार कि भैया अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम में ही रहेगी, और अगर वो वस्तु गति की अवस्था में है तो गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता, यानी कि भैया बाह्य बल काम नहीं करता। ये हमने जान के रखा हुआ है। अब हमने गति का दूसरा नियम जाना था कि जो बल है वो समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है संवेग में परिवर्तन की दर के। ये भी हमने जान के रखा है ना। तो अब बात आती है, उन्होंने तर्क दिया, बल आया था इसलिए मैंने सोचा याद दिला दूं तुम्हें। तो और बल की परिभाषा क्या होती है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, याद रखना आगे काम आएगा। उन्होंने तर्क दिया कि अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी एक सरल रेखीय पथ पर नहीं गति नहीं करता, वरन पृथ्वी की ओर गिरता रहता है ना, और अतः वे अवश्य ही पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है। बिल्कुल सही बोला उन्होंने, तर्क दिया कि अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता, वो पृथ्वी की ओर गिरता है या आकर्षित होता है ना, वह अवश्य पृथ्वी द्वारा अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है। लेकिन हम वास्तव में चंद्रमा को पृथ्वी की ओर गिरते हुए थोड़ी ना देखते हैं, आकर्षित होते हुए देखते हैं, है कि नहीं है। हम वास्तव में थोड़ी देख रहे हैं कि चंद्रमा जो है पृथ्वी पर गिर रहा है, ऐसा थोड़ी देखते हैं, समझ गए। तो ये कहीं ना कहीं कुछ थॉट्स थे, विचार थे जो न्यूटन जी के माइंड में आए थे। अच्छा, अब एक एक्टिविटी करते हैं भाई, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो तो एक्टिविटी ना आए, ये तो असंभव है, हो ही नहीं सकता। तो चलो फर्स्ट एक्टिविटी ये रही आपके सामने। आपने एक धागे का टुकड़ा लिया और उसे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया, है ना, या फिर आपने उसके सिरे पर एक छोटा सा पत्थर बांधा और उसे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया, उससे रिलेटेड ये एक्टिविटी है। सुनो, धागे का एक टुकड़ा लीजिए, इसके एक सिरे पर एक छोटा पत्थर बांध लीजिए जैसे इस लड़के ने किया है। कौन है ये लड़का, जानते हो क्या आप इसे, कौन है ये लड़का, जानते हो क्या आप इसे, भैया ये चीकू है। कौन है, सो ये है चीकू। सो चीकू ने क्या किया, अपने हाथ में एक रस्सी ली और उसने उस पर छोटा सा कॉर्नर पे एक पत्थर बांध दिया। धागे के दूसरे ओर को पकड़िए और पत्थर को वृत्ताकार पथ में घुमाइए, गोल गोल घुमाइए, गोल 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 गोल, जैसा कि चित्र 9.1 में दर्शाया गया है। ठीक है भाई, हमने यही किया। पत्थर की गति की दिशा को देखिए, अब धागे को छोड़ दीजिए, फिर से पत्थर की गति की दिशा को देखिए। ठीक है, धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ में गति करता है तथा प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है। दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या एक्सेलरेशन त्वरण सम्मिलित है। जिस बल के कारण ये त्वरण होता है तथा जो वस्तुओं को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है वह बल केंद्र की ओर लगता है, और इस बल को ही हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। इस बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो जाता है और यह सरल रेखा वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा होगी। सो सिंपली आपसे एक पत्थर लिया, उसे एक रस्सी से बांधा और उसका दूसरा किनारा लिया और किनारे को पकड़ा और पत्थर को गोल 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 घुमाना शुरू किया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब हमने वो पत्थर लिया और उसका किनारा और पत्थर को जो है वो गोल 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 घुमाना शुरू किया, तो मुझे ना यहाँ पर एक बल लगाना पड़ रहा है, डेफिनेटली लगाना पड़ रहा है। अगर मैंने ये बल नहीं लगाया, है ना, अगर मैं इसे लगातार ऐसे ऐसे नहीं घुमा रही हूँ, बल नहीं लगा रही हूँ, तो ऑब्वियसली ये तो इस दिशा में भी चला जाएगा।
यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, मतलब मुझे इसकी दिशा जैसी आएगी मुझे अपनी तरफ से बल लगाना पड़ेगा, ताकि ऐसा ना हो कि मैं बल नहीं लगाऊंगी तो क्या होगा भाई, वो XYZ किसी भी डायरेक्शन में सीधे चला जाएगा, ऑब्वियसली यही होता है ना। और मैं अगर बल लगाते जाऊंगी तो मेरे द्वारा बल लगा किसकी ओर रहा है, केंद्र की ओर। किसकी ओर लगता है, केंद्र की ओर ही लगता है। और केंद्र की ओर इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर काम ही हो रहा है, काम ही कर रहा है अभिकेंद्रीय बल। यहाँ पर कौन सा बल काम कर रहा है, अभिकेंद्रीय बल ही काम कर रहा है। समझ पाएगी, नहीं समझ पाए तो ये थी कहानी। तो हमने जान लिया, क्या जाना भाई, कि धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ में गति करता है तथा प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा चेंज होती है। हर एक पॉइंट पे देखो ना, उसकी गति की जो डायरेक्शन है हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है और बल लगाना पड़ रहा है। ठीक है, दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या फिर बेटा त्वरण या एक्सेलरेशन तो इंक्लूड है ही। एक्सेलरेशन याद है ना क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को ही हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला, भैया वेग में परिवर्तन की दर ही त्वरण होती है। जिस बल के कारण ये त्वरण होता है तथा जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है वो बल हमेशा केंद्र की ओर ही लगेगा और इस बल को ही हम अभिकेंद्र बल या अभिकेंद्री बल कहते हैं। इस बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो जाता है और ये सरल रेखा वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा होगी। अब जानते हैं मैम ये वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा क्या होती है। कोई सरल रेखा, ये वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा बोल रहे हैं, सो ये है हमारा वो वृत्तीय पथ है ना, सर्कुलर पाथ जिसे हम बोल सकते हैं। सो कोई सरल रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है, क्या बोल रहे हैं कि एक सरल रेखा है ना, कोई सरल रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है वो वृत्त पर स्पर्श रेखा कहलाती है। जैसे चित्र में सरल रेखा ABC वृत्त के बिंदु B पर स्पर्श हो रहे हैं है ना, तो यही क्या कहलाएगी, एक सरल रेखा कहलाएगी। सिंपली आपको हो सकता है एग्जाम में लिखने को आ जाए कि भाई बताइए वृत्त पर स्पर्श रेखा क्या है और वृत्त पर स्पर्श रेखा को समझाइए। आप ये 3 लाइन, ढाई लाइन है, लिख देना, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे और ये बना देना फिर तो और अच्छी बात है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट आते हैं, अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इतना भी छोटा नहीं है, ये बड़ा है, फिर भी समझ रहे हो, इतना भी छोटा नहीं है ये, फिर भी बड़ा है। तो बेटा होता क्या है, और वीडियो को लाइक कर दिया ना तुम लोगों ने, शेयर कर दिया, पक्का बोलना तो नहीं पड़ेगा बार बार, ठीक है। और समझ में आ रहा है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि जितना अभी तक पढ़ाया है वो सब यहाँ बैठा। हालांकि मेन चीज अभी आई नहीं, वो जैसी आएगी उसे भी हम जानेंगे। तो सुनो, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण है, बिल्कुल सही। अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है और यदि ऐसा कोई बल ना होता तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता रहेगा। ये देखा गया है कि गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। क्या सेब भी पृथ्वी की ओर को आकर्षित करता है? तो ये वैसा आकर्षण नहीं करेगा कि पृथ्वी निकल के सेब के पास आ जाए। यदि ऐसा है तो हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते हुए क्यों नहीं देख पाते हैं, है ना। सो भैया गति के तीसरे नियम के अनुसार सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है, लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत क्रमानुपाती होता है। गति का दूसरा नियम यही तो बोलता है कि फोर्स जो है प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है किसके, संवेग में परिवर्तन की दर के। तो लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण जो है वो वस्तु के द्रव्यमान के व्युत क्रमानुपाती होता है। पृथ्वी की अपेक्षा सेब का द्रव्यमान नगण्य है, ना के बराबर है। पृथ्वी की अपेक्षा जो सेब का मास है वो ना के बराबर है। मैंने बोला ना मास में डिफरेंस होना चाहिए, एक का मास दूसरे से थोड़ा ज्यादा होगा तभी तो वो आकर्षण हो पाएगा। अरे ये वो वाला आकर्षण नहीं है कि एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है वो एक दूसरे से खींचे चले आ रहे हैं, ये वो वाला आकर्षण नहीं है। इसलिए हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते नहीं देख सकते हैं। भैया ये है स्टाइलस, क्या मैं कह रही हूँ ये सेब है, कैसे पॉसिबल है कि अर्थ इसमें समा जाए, अर्थ इस पे गिर जाए, और कितनी बड़ी है दोनों का मास, समझ रहे हो कितना डिफरेंस है। तभी तो कह रहे हैं कि पृथ्वी की अपेक्षा सेब का जो द्रव्यमान है वो नगण्य है, ना के बराबर है। इसी तर्क का विस्तार ये जानने के लिए कीजिए कि पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती है। हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं,
पहले की भांति तर्क करके हम कह सकते हैं कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच एक बल विद्यमान है, काम करता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि केवल पृथ्वी ही सेब और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती, बल्कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को अट्रैक्ट या आकर्षित करते हैं। ये सच है। वस्तुओं के बीच ये आकर्षण बल ही क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसी बल को ही हम ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अब हम जाने। विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे अभी हमने क्या जाना था गति के दूसरे नियम के बारे में, जहां पर त्वरण के बारे में बोला था कि भाई त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, किसके? त्वरण के। और हमने क्या पढ़ा था? फोर्स जो है समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन की दर के, है ना, लेकिन यहाँ त्वरण लिखा था। तो सुनो, हमने क्या जाना भाई, ये कहानी अब एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये क्या बोल रहा है। ये बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। चलो मैं एक्सप्लेन करूँ, इधर नहीं कर रही हूँ, वैसे तो हमारे पास ब्लैंक स्पेस वहाँ है, बट मैं यहाँ कर रही हूँ ताकि आपके पास सुरक्षित रहे। आगे जैसे ही मैं बढ़ूँ मुझे जरूरत पड़ गई तो देखो भैया होता क्या है, यहाँ पर मैं गुरुत्वाकर्षण का नियम बताने जा रही हूँ। किसका बेटा? गुरुत्वाकर्षण का नियम बताने जा रही हूँ, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का नियम बताने जा रही हूँ, जो हमें क्या बोलता है कि भैया हमें ये बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट जो होता है भाई वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करता है बेटा? आकर्षित यानी कि अट्रैक्ट करने का काम करता है। और इनके बीच बेटा क्या होती है? कोई ना कोई डिस्टेंस यानी दूरी भी होती ही होगी, ऐसा हमने पढ़ के रखा है ना। अब मैं एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है, जैसा कि अभी मैं बताया था, किसके? दोनों ही वस्तुओं के मास के, वस्तुओं के द्रव्यमान के, है ना। और इसे मैं क्या बना देती हूँ? इक्वेशन फर्स्ट। और ये क्या होता है भैया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके द्वारा तय की गई दूरी के स्क्वायर के। तो मैंने इसे क्या कर दिया? स्क्वायर बोले तो वर्ग के, है ना। अब मैंने क्या बोला? 1 और 2 अगर हम दोनों लेते हैं फिर क्या होगा? ध्यान से सुनना। फोर्स अभी भी प्रोपोर्शनल है, m1 m2 अपॉन में इसके d स्क्वायर, तय की गई दूरी के स्क्वायर के, है ना। अब मैंने यहाँ डिस्टेंस के लिए d लिखा है, स्क्वायर नहीं लगाया, मत कहना कि स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, डिस्टेंस के लिए लिखा है इसको d, ठीक है। और फॉर्मूले में कैसे क्या होगा वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर ही रही हूँ। तो हाँ ठीक है, हमने ये कहानी जान ली। अब क्या होता है भैया? अब होता ये है कि मैम इसे सॉल्व कैसे करें? तो सॉल्व ऐसे करेंगे कि पहली बात तो ये आपका क्या है? प्रोपोर्शनल लगा है, हटाओ इसे, है ना। इस समानुपाती को हटाने के लिए किसी कांस्टेंट चीज से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर किससे करना होता है? कैपिटल G, ठीक है। सो ये होगा बेटा m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ पर क्या हुआ है? अरे भाई यहाँ पर आया है बेटा कैपिटल G। क्या आया है? सो यहाँ पर हमें एक नई चीज पता चली, और वो नई चीज क्या है? कैपिटल G। मैम ये कैपिटल G क्या होता है? सो बेटा इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बेटा ये होता है हिंदी में जिसे हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं। ओके, कैपिटल G बोले तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये होता है। अब कैपिटल G की अगर मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू क्या होती है भाई? 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। सुनो ये वैल्यू कैसे आई कैपिटल G की? इसकी पीछे कहानी है, एक्सप्लेन कर दूं। ये तो हमने फोर्स का फॉर्मूला देखा, अगर हम इसमें कैपिटल G का फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा? ऑब्वियसली इसे इधर उधर करना पड़ेगा,
तो हमें क्या करना होगा, इसे इधर लेके जाना होगा और इसे नीचे लेके आना होगा, ऑब्वियसली यही होगा ना। तो हमने क्या किया भैया, हमने ये किया कि हमारा जो कैपिटल F और ये d स्क्वायर अपॉन में क्या होगा m1 m2 इज इक्वल्स टू कैपिटल G। ठीक है, अब बताओ, फोर्स बोले तो न्यूटन, d स्क्वायर बोले तो मीटर स्क्वायर, ठीक है, m1 m2 बोले तो भैया तो ये हमारा किलोग्राम होगा स्क्वायर, ये हमारी कैपिटल G की क्या निकल कर आई है भैया, यूनिट निकल कर आई है। समझ पाए, क्या निकल कर आया चंगू मंगू, कैपिटल G की यूनिट निकल कर आई है। ओके, सो कैपिटल G की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। क्यों होता है, कैसे होता है, ये पूरी कहानी हमने जान ली। कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता है। ओके, नाउ स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो अब जो ये कहानी लिखी है, क्या लिखी है कि भाई विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के बेटा व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। समझे कि नहीं, ये स्पेस सॉल्व करने के लिए दिया था जो मैंने आपको बताया। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और चीज जानेंगे, जैसे इसे भी जाने। क्या जाने भाई, ये नियम सार्वत्रिक इस अभिप्राय से है कि ये सभी वस्तुओं पर लागू होता है। भाई ये हर वस्तु पर लागू हो रहा है, हर बोले तो हर, चाहे ये वस्तु छोटी हो बड़ी हो, चाहे ये खगोलीय हो या फिर पार्थिव हो, वस्तु किसी भी तरह की हो, हर वस्तु पर ये बल काम करेगा। ठीक है ना, ये नियम काम करेगा। और व्युत्क्रम वर्ग क्या है तो सुनो, F जो है, कैपिटल F जो है वो D के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इस कथन का अर्थ है कि D जो है इसको 6 गुना कर दिया जाए तो F यानी फोर्स जो है, F का मान 36वां भाग रह जाएगा। ये कभी अगर MCQs में आ जाए बेटा, इसीलिए इस चीज को ध्यान रख लेना, दैट्स इट। और आपको इसी से रिलेटेड, इस पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड एक एग्जाम्पल पूछा है भाई, कर दें क्या, इसको कर दें सॉल्व, पहले इसे ध्यान से पढ़ो। पृथ्वी का द्रव्यमान तुम्हें देकर रखा है 6 × 10 टू द पावर 24 किलोग्राम। चंद्रमा का भी देकर रखा है 7.4 × 10 टू द पावर 22 किलोग्राम। पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी भी देकर रखी है भाई 3.84 × 10 टू द पावर 5 किलोमीटर। पर ये किलोमीटर में से चेंज करना पड़ेगा। पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल का परिकलन कीजिए। लो भाई, ये आपको कैपिटल G का मान क्वेश्चन में ही देकर रखा है, बट बेटा याद कर लेना, कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको वो वैल्यू दे देते हैं और थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा और थोड़ा सा उसका ऐसा यूनिट में चेंज करते हैं, इससे थोड़ा चेंज करेंगे और आपको कंफ्यूज करेंगे। दैट्स वाई आपको इसकी यूनिट, दैट्स वाई आपको इसकी वैल्यू आई थिंक याद होनी चाहिए। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ओके, चलो सॉल्व करते हैं अब हम इसको फटाफट से, जल्दी से। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? पृथ्वी का द्रव्यमान कितना देकर रखा है तो सुनो, सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि भाई हमारे पास क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान। हमारे पास क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस बिल्कुल देख के मत घबराओ, बहुत सिंपल है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करने होते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10 टू द पावर 24 किलोग्राम है, ओके। और नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास चंद्रमा का द्रव्यमान, चलो नोट डाउन करो। चंद्रमा का द्रव्यमान, ठीक है। और चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है बेटा हमारे पास? सो भाई वो है 7.4 × 10 टू द पावर 22 किलोग्राम, ठीक है। अब हमें क्या देकर रखी है? पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी देकर रखी है, ठीक है। सो पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी देकर रखी है। और वो कितनी देकर रखी है बेटा? सो वो देकर रखी है 3.84 × 10 टू द पावर 5 किलोमीटर। जल्दी से इसे मीटर में चेंज कर दो, इसका 1000 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। सो 3.84
8 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 1000 और ये मीटर में चेंज होगा, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं भाई, हम इसे 10 टू द पावर अब 8 लिख सकते हैं भाई। 10 टू द पावर 3, 5 और 3 8, पावर जुड़ जाएगी, प्लस हो जाती है ना। और जब बेस सेम होता है तो पावर प्लस होती है, हमने कर दिया 10 टू द पावर 8 क्या हो जाएगा अब मीटर। ओके वेरी गुड, देख रहे हो तुम, ऐसे करना है हमें इसके साथ। अच्छा इसको ऐसे, अच्छा इसको ऐसे। अब हम क्या करेंगे तो सुनो चंगू मंगू, ध्यान से सुनो बहुत। फॉर्मूला लगाना है अब हमको, फोर्स का फॉर्मूला लगा दो। किसका लगाना है, हाँ बल का परिकलन कीजिए भाई। फोर्स का फॉर्मूला होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन में d का स्क्वायर। चलो चीजों को उनकी जगह पर पुट करो। फोर्स हमें कछु ना पता है, यानी कुछ भी नहीं पता। कैपिटल G पता है 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -11 मल्टीप्लाई m1 कितना है भाई हमारे पास। सो देखो पृथ्वी का द्रव्यमान, इसे मैं m1 काउंट करूंगी और m2 में किसे काउंट करूंगी, चंद्रमा का द्रव्यमान। सुन लो जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो, बाई चांस अगर हो तो भाई ध्यान से देखेंगे सभी। इसे मैंने क्या बोला है m1 और इसे मैंने क्या बोल दिया m2, ठीक है। चलो m1 कितना है बेटा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 24 एंड फिर हमारे पास क्या है भाई 7.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 22, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा भाई, क्या दिया है हमारे पास d का स्क्वायर। d का स्क्वायर बोले तो भाई पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी का स्क्वायर। ओके सो हम इसे क्या करेंगे 3.84 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 इन पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इसको हम अलग लिख सकते हैं स्क्वायर में, इसका मल्टीप्लाई करके इसे ऊपर लेके जा सकते हैं, पूरी पावर को प्लस माइनस करके जब हम सब कुछ डिवाइड कर लेंगे तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार 2.02 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। जल्दी बोलो यही आंसर आया ना, सबका ये है पक्का, ठीक है। इतना छोटू सा कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, कुछ नहीं करना। इसका जो स्क्वायर है 3.84 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर लेना, ये मल्टीप्लाई में रख देना, इसको ऐड कर लेना, 5 2 10 हो जाएगा। 10 को ऊपर लेके चले जाना, पावर माइनस में चली जाएगी। जो 10 की पावर दी हुई है, जैसे ये जहां जुड़ रही हो जोड़ देना, जहां घट रही हो घटा देना, इनको आपस में डिवाइड कर देना, तो जो मैंने आपको बताया है वही आंसर निकल के आएगा, समझे। तो दैट्स इट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। एंड यस सबसे लास्ट में ये चीज और रह गई है, जल्दी से इसे कवर करते देन आपका ये हो जाएगा अच्छे से फिनिश। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है भैया। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक परिघटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है जो असंबद्ध मानी जाती है भैया। जैसे कि क्या है वो मानी जाती थी, और वो क्या है, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति तथा चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा, है ना। तो हमने क्या जाना है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की इंपॉर्टेंस इन क्षेत्रों को लेकर, इन सब चीजों को लेकर। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। फाइनली हमारा ये वाला वीडियो भी हो गया फिनिश, जहां पर मैंने आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में बताया। मैंने आपको बताया एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को जब अपनी ओर अट्रैक्ट आकर्षित करता है तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है, कौन सी चीज समानुपाती कौन सी व्युत्क्रमानुपाती होती है, सब हमने अच्छे से जान लिया। तो कैसा लगा आज का सेशन जल्दी से मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ भाई मैग्नेट ब्रेन्स के ना कुछ अदर प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जैसे कि क्या क्या है भाई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप। साथ ही साथ आप YT पर आप मेरे सेशंस ले सकते हैं, और यूट्यूब के साथ साथ एप्लीकेशन के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, और वेबसाइट के थ्रू जुड़कर भी आप मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भाई मैं जो पढ़ा रही हूँ और जो पढ़ा चुकी हूँ सबके नोट्स की लिंक नीचे मिलेगी आपको। तो ई नोट्स और ई बुक की जो लिंक है वो नीचे, वहां पर जाकर आप दोनों ही चीजें डाउनलोड कर सकते हो। और ये है हमारे हिंदी इंग्लिश मीडियम के टॉप कोर्सेज, जहां पर CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, ये सब कुछ करवाते हैं हम कवर। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में जहां हम फ्री फॉल पढ़ेंगे, मुक्त पतन पढ़ेंगे। सो कैसा लगा सेशन मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।